सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये वीडियो होने वाला है आपका बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का वन शॉट। एंड मैं आपको बता दूं कि भाई एक मैंने बीसी से रिलेटेड एक वीडियो डाली है, तो प्लीज़ जाके इसको चेकआउट कर लेना। एंड अब मैं बता दूं कि ये जो यूनिट्स हैं आपके, ये आपकी 5 यूनिट्स हैं। एंड इसमें भैया पूरा मतलब आपका पूरा सारे सब्जेक्ट घुसे पड़े हुए हैं, ठीक है। बीसी जो है मतलब बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, BT 205 का एग्ज़ाम 6 मार्च को है। एंड अब हम इसमें क्या देखने वाले हैं भैया, यूनिट नंबर थर्ड देखने वाले हैं, ठीक है। तो यूनिट नंबर थर्ड देखने वाले हैं, तो यूनिट नंबर थर्ड तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू OWPM एंड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है आपका डेटा स्ट्रक्चर का। तो देखो जितना भी यहाँ से टाइप है, ऑब्जेक्ट क्लास, स्कोप, रेजोल्यूशन, ऑपरेटर, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, फ्रेंड फंक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग फंक्शन एंड ऑपरेटर, ओवरलोडिंग एंड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल फंक्शन। सो ये सब तुम्हारा OWPS का पार्ट है। एंड जो इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो कि तुमको थर्ड सेमेस्टर में दोनों तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो भैया इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, लास्ट एग्ज़ाम है तो कोशिश कर लेना कि थोड़ा सा दिक्कत ना हो, बिकॉज सारे सब्जेक्ट का कंबाइन करके आपको बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग बना दिया गया है, ठीक है। तो बाकी देखो, समझाना मेरा काम है, समझना ना समझना इट्स डिपेंड ऑन यू। बाकी मैंने बोल दिया है कि भैया इस सब्जेक्ट को हल्के में मत लेना, कि आप लोग हल्के में लो, बिकॉज ये हल्के में लेने लायक सब्जेक्ट नहीं है। ये अपना जेन्युइन रिव्यू बता रहा हूँ भैया। इसमें कम से कम DBMS है, देखो सब्जेक्ट के नाम गिन लो, DBMS कंबाइन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऊप्स है, एंड डेटा स्ट्रक्चर है, कंप्यूटर नेटवर्क है, और क्या है, और तुम्हारा नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर है। जैसे बेसिक कंप्यूटर तो है ही है, ये बेसिक कंप्यूटर के तो सब्जेक्ट हैं, मतलब टॉपिक्स हैं। और क्या है, और क्या है भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम, पूरा डेटा स्ट्रक्चर घुसा हुआ है, ठीक है। एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिस और क्लाउड कंप्यूटिंग, एक सब्जेक्ट और है क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग, अब तुम देख लो, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट, चार, पाँच, छः, 7 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है भैया। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, बाकी एज यूर विश। और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, शॉर्ट में पढ़ाऊँगा, क्योंकि बेसिक्स मतलब इंट्रो ही है। तो देखो सबसे पहले आता है भैया तुम्हारा क्या, कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट एंड क्लास क्या होती है, सबसे पहला टॉपिक है। तो देखो क्लास क्या होती है। तो क्लास जो होती है, ये एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है, जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। देखो मतलब ऐसा है कि क्लास सिर्फ डिज़ाइन बताती है, और ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन होंगे, ये सब क्या होता है। देखो जो हमारा क्लास होता है, देखो मतलब क्लास सिर्फ डिज़ाइन बताता है कि ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मतलब डेटा होगा, और कौन कौन से फंक्शन होंगे, ये कौन बताएगा, हमारा क्लास बताएगा, ठीक है। तो क्लास क्या है, हमारा एक ब्लूप्रिंट है या टेम्पलेट है, जिसके बेसिस पर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मतलब सिर्फ हमें क्या, मतलब जो क्लास है सिर्फ डिज़ाइन बताता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी और कौन से फंक्शन होंगे। सिंपल मेथड में देखो, जो एग्ज़ाम में लिख सकते हो, तो क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, जो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का क्या होता है, कलेक्शन होता है। तो देखो जो हमारा क्लास है, वो क्लास क्या है, एक यूज़र डिफाइंड डेटा है। क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, जो कि क्या है, क्लास जो है डेटा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, जो कि डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन का क्या होता है, कलेक्शन होता है, ठीक है। एंड इसका एग्जांपल देख लो, अगर हम क्लास मतलब अगर हमारे पास कोई कार की क्लास बनाए, तो उसमें क्या होगा, कलर होगा, स्पीड होगा और मॉडल होगा। तो ये सब क्या होंगी, ये सब कार की प्रॉपर्टी होंगी। देखो जैसे हम कोई क्लास हमने बनाया, क्लास क्लास कार, ठीक है। और उसमें से देखो कलर जो होगा, स्पीड जो होगा, ये और मॉडल क्या होगा, ये सब होंगी इनकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी कार की, ठीक है। और फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो क्लास में फंक्शन कौन कौन से हो सकता है, कि कार हमारी स्टार्ट होगी, कार हमारी क्या होगी, कार हमारी स्टॉप होगी, मतलब चालू होगी, बंद होगी, और एक्सिलरेट होगी। तो ये क्या होंगे, ये हमारे हो जाएंगे फंक्शन, क्या हो जाएंगे, फंक्शन। और ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर्टी, कार की प्रॉपर्टीज एंड कार के फंक्शन, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा क्लास। तो क्लास तुम बस इतना ध्यान रखो कि क्लास मतलब एक तुम्हारा ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है, जिसके बेसिस पर तुम क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे। सिर्फ क्लास तुम्हें इतना डिज़ाइन बताता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, कौन कौन से फंक्शन होंगे, बस इतना ही बताएगा। एग्जाम्पल बता दिया मैंने, बस, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट क्लास का रियल इंस्टेंस होता है। क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्लास का क्या होता है, रियल इंस्टेंस होता है। मतलब क्लास सिर्फ डिज़ाइन है, और ऑब्जेक्ट उस डिज़ाइन का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। देखो
ऊपर बताया गया ना, क्लास क्या है, क्लास सिर्फ एक डिज़ाइन होता है, एंड जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट उस डिज़ाइन का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होता है। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जो ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है जो मेमोरी में स्पेस लेता है और क्लास के मेंबर को यूज़ करता है। देखो, ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है, मान लिया भाई ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस है, जो क्या होता है मेमोरी में क्या लेगा, स्पेस लेता है और क्लास के मेंबर, जो क्लास के मेंबर होंगे उनका यूज़ करेगा। जैसे एक कार क्लास है, ठीक है, कार क्लास है, तो रेड स्विफ्ट और ब्लैक BWM, ये दोनों क्या है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रेड स्विफ्ट और ब्लैक ब्लैक BWM, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल समझो तो सोचो, तो स्टूडेंट एक क्लास है, मान लो भैया एक क्लास क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है। क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट एक क्लास है, उसमें नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स। अब राहुल और अमन ये दोनों क्या हैं, ये दोनों उस क्लास के क्या हैं, मतलब ये दोनों स्टूडेंट्स क्लास के क्या हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब राहुल भी आ सकता है और ये क्या हुए, दोनों ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब डिफरेंस समझ लो क्लास और ऑब्जेक्ट में। तो देखो, जो क्लास होता है, क्लास क्या होता है, क्लास हमारा ब्लूप्रिंट होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियल इंस्टेंस होता है। क्लास क्या होता है, ये इसमें मेमोरी एलोकेट नहीं होती, मतलब मेमोरी नहीं मिलती इसमें, ठीक है। और जो ये हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट में मेमोरी एलोकेट हो जाती है, ठीक है। लॉजिकल एंट्री होती है इसमें, फिजिकल एंट्री होती है, एक बार डिफाइन होता है, क्लास जो होती है वो एक बार डिफाइन होती है, और ऑब्जेक्ट मल्टीपल बन सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो क्लास है, क्लास क्या होती है, क्लास से एक ब्लूप्रिंट होती है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक इंस्टेंस होता है, एंड जो क्लास होती है वो मेमोरी एलोकेट नहीं होती है इसमें, और इस ऑब्जेक्ट में मेमोरी एलोकेट होती है। एंड क्लास में लॉजिकल एंटिटी होती है, और ये फिजिकल एंटिटी होती है। एक बार क्लास डिफाइन होती है और मल्टीपल टाइम्स ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या कि भैया एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। जो हमारी देखो एक क्लास है, सपोज जैसे क्लास स्टूडेंट है, तो क्लास स्टूडेंट के मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के थ्रू ही क्लास के फंक्शन एक्सेस होता है। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास के फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। OPP का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास और ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास और ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर में सिर्फ तुम एक बार रेशियो लगाया, दो बार रेशियो लगाया, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, सिंबल हो जाता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है क्या, तो ये एक क्या होता है, ये एक स्पेशल ऑपरेटर होता है जो C++ में यूज़ किया जाता है, ठीक है। C++ में यूज़ होता है किसी वेरिएबल फंक्शन या क्लास के एग्जैक्ट स्कोप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मान लो, देखो, एक तो इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। और ये यूज़ कहाँ होता है, ये यूज़ होता है C++ में यूज़ होता है। कहाँ पर यूज़ होता है, C++ में या तो वेरिएबल में यूज़ होगा, या तो फंक्शन में यूज़ होगा, या तो किसी क्लास के एग्जैक्ट स्कोप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। तो मान लो जब एक नाम है, जैसे एक ही नाम के वेरिएबल्स या फंक्शन अलग अलग जगह पर डिफाइंड होते हैं। सपोज मान लो राहुल, फंक्शन राहुल, एंड वेरिएबल मान लो कुछ भी, तो वो सेम सेम नेम के हैं, ठीक है। तब हमें क्या होगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मैं अब समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे घर में दो दो बच्चे हैं, मतलब तुम दो भाई हो, राहुल राहुल, एक का नाम राहुल, दूसरे का नाम राहुल, ठीक है। अब घर में तो मतलब एक बुआ का लड़का, एक मामा का लड़का, ठीक है, दोनों राहुल। तो अब बुलाया राहुल को, अब ये पता नहीं है कि राहुल बुआ के भैया को बुलाया है या मामा के लड़के को बुलाया है। तो दोनों में क्या होगा, एक कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। कि अब जैसे सपोज तुमने बोला, ए राहुल इधर आओ, दोनों राहुल आ सकते हैं, कोई भी ना आए, उसको लगे कि इसको बुलाया, उसको लगे इसको बुलाया, ठीक है, क्या पता दोनों आ जाएं। तो अब इसी प्रॉब्लम को, मतलब अब क्या होगा, इनमें कन्फ्यूज़न है दोनों में किसको बुलाए, तो हम क्या कर सकते हैं कि स्कोप रेजोल्यूशन लगा देंगे, मतलब एक ऑपरेटर का यूज़ करेंगे कि भैया ये, मतलब ऐसा करके, तो ये स्कोप रेजोल्यूशन आ जाएगा। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो स्कोप रेजोल्यूशन क्या होता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एक ऑपरेटर है जो आइडेंटिफायर है, किसी कौन से आइडेंटिफायर, मतलब किसी आइडेंटिफायर के स्कोप को क्लियरली स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होता है, ताकि कंपाइलर को पता चले कि कौन सा मेंबर एक्सेस करना है। तो देखो, जो भैया स्कोप रेजोल्यूशन है,
ये कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि भैया सेम नाम के दो बंदे हैं और कंपाइलर को हमारे प्रॉब्लम होती है कि कौन से मेंबर को एक्सेस करना है। इसी चीज़ को हम हटाने के लिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो एक बार डेफिनेशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। देखो, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एक ऑपरेटर है जो किसी आइडेंटिफायर क्या होते हैं, वेरिएबल, फंक्शन या क्लास मेंबर के स्कोप को क्लियरली स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं, ताकि कंपाइलर को पता चले कि कौन सा मेंबर हमें एक्सेस करना। बस इतना है तुम्हारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब आता है भैया स्कोप क्या होता है। तो भैया स्कोप का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल या फंक्शन की विजिबिलिटी, यानी वो प्रोग्राम के किसी पार्ट में एक्सेसिबल है कि नहीं है। तो देखो, स्कोप मतलब क्या होता है कि हमारे पास मतलब हम किसी वेरिएबल या फंक्शन की विजिबिलिटी, किसकी, वेरिएबल या फंक्शन की विजिबिलिटी, यानी वो प्रोग्राम के किस पार्ट में एक्सेसिबल है। स्कोप मेनली 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप और क्लास स्कोप। 3 प्रकार का होता है, लोकल, ग्लोबल, क्लास। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इन सब में से डिफरेंस क्लियर करता है। तो जो देखो, जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है इन सब में क्या करता है, वो डिफरेंस क्लियर करता है कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब स्कोप रेजोल्यूशन का ऑपरेटर का यूज़ कैसा होता है, मतलब इसका मेन यूज़ कैसे करते हैं। तो देखो, ग्लोबल में हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ग्लोबल में क्या करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना। हम कैसे करते हैं ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस। तो अगर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम है मतलब मान लो लोकल वेरिएबल है आयुष एंड ग्लोबल वेरिएबल भी आयुष है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने में हेल्प करता है। इससे प्रोग्राम में एम्बिग्युइटी खत्म हो जाती है। देखो, मान लो कि अगर लोकल और ग्लोबल जो है, ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम हो, तो जो हमारा स्कोप रेजोल्यूशन है वो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने में क्या करेगा, हेल्प करता है, ठीक है। इससे हमारे प्रोग्राम की एम्बिग्युइटी खत्म हो जाती है, ठीक है। अब आता है क्लास के बाहर मेंबर फंक्शन एक्सेस करना। देखो, यहाँ पे हम किसको एक्सेस कर रहे थे, ग्लोबल वेरिएबल को। तो इसने ग्लोबल वाले को एक्सेस किया, जैसे ग्लोबल आयुष है तो ग्लोबल आयुष वेरिएबल को इसने एक्सेस किया। बट इसने किसको छोड़ दिया, जो हमारा लोकल वेरिएबल है उसको छोड़ दिया, क्योंकि हम यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। उसको पता है, जो हमारा मतलब कंपाइलर है उसको पता है कि मेरे को किसको एक्सेस करना है, किसको एक्सेस नहीं करना। तो वो ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करेगा। एंड हमने यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन का भी ऑपरेटर का यूज़ किया, तो स्कोप रेजोल्यूशन को पता है कि भैया मेरे को ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना है, ठीक है। अब आता है क्लास के बाहर। अब हमें क्लास के बाहर मेंबर फंक्शन क्या करना, डिफाइन करना। जब किसी क्लास के अंदर सिर्फ फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है और उसकी डेफिनेशन क्लास के बाहर लिखी जाती है, तब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ होता है। अब मान लो तुम्हारी एक क्लास है और क्लास के अंदर सिर्फ तुमने क्या कर दिया, फंक्शन एक डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। मान लो, एक सेकंड के लिए मान सकते हो कि तुम्हारी जो क्लास है क्लास के अंदर सिर्फ एक फंक्शन है एंड उसको तुमने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। एंड जो उसकी डेफिनेशन है वो तुमने कहाँ लिख दी, डेफिनेशन मान लो तुमने क्लास के बाहर लिख दी है। देखो, जैसे मान लो क्लास आयुष, ठीक है। यहाँ पे तुमने अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया, कुछ भी मान लो, वॉइड मान लो, वॉइड नहीं, फंक्शन लिख देता तुम लोगों को समझ में, फंक्शन। यहाँ पे तुमने अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया एंड फंक्शन के बाहर मतलब अब ये क्लास क्लोज हो गई। अब तुम क्लास के बाहर यहाँ पे तुम डेफिनेशन लिख रहे हो, तो मतलब अब इसमें अब देखो, समझो क्या हुआ, समझो, पहले हायरार्की समझो। क्लास के अंदर तुमने एक सिर्फ फंक्शन डिक्लेयर किया, ठीक है। मान लिया भाई फंक्शन डिक्लेयर कर दिया और उसकी डेफिनेशन तुमने क्लास के बाहर लिखी जाती है, ठीक है। तब क्या होगा, जो हमारा स्कोप रेजोल्यूशन है, स्कोप रेजोल्यूशन तुम ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेटर यूज़ होता है। किस लिए यूज़ होता है, ये बताता है कि ये फंक्शन किस क्लास का मेंबर है, बस इतने के लिए यूज़ होता है। क्या बताएगा ये कि ये फंक्शन किस क्लास का मेंबर है, बस। अब आता है नेम स्पेस के साथ, नेम स्पेस के मेंबर एक्सेस करना। जो नेम स्पेस वाले मेंबर होते हैं उनको एक्सेस करना। तो नेम स्पेस के अंदर क्या होता है, अंदर डिफाइंड मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ होता है। जो हमारे नेम स्पेस के मेंबर होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए भी हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये क्लियर करता है कि मतलब मेंबर किस नेम स्पेस से बिलोंग करता है। देखो, जो हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, ये हमको क्या करता है, ये क्लियर करता है कि मेंबर किस नेम स्पेस से बिलोंग कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट समझो कि नेम कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करता है, प्रोग्राम को क्लियर और रीडेबल बनाता है, और लार्ज प्रोग्राम में एम्बिग्युइटी अवॉइड करता है, और OPP के कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है।
अब आता है हमारा कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर जो होता है वो एक स्पेशल फंक्शन होता है। क्या होता है? स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। देखो एक बात बताऊं, जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। क्या होता है? स्पेशल मेंबर फंक्शन। एंड तो देखो जो तुम्हारा कंस्ट्रक्टर होता है, तो कंस्ट्रक्टर होता क्या है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ये एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है। एंड इसका इसका मेन काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, ऑब्जेक्ट को क्या करना? इनिशियलाइज करना, यानी कि स्टार्टिंग की वैल्यूज़ को असाइन करना। ठीक है। अब देखो एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे हमको क्या है, एक डेफिनीशन है किसके? कंस्ट्रक्टर की। तो देखो कंस्ट्रक्टर क्या है कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जिसका नाम क्लास के नाम जैसा होता है। ठीक है। अभी मैं कोड लिख के बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्लास के नाम जैसा होता है। ठीक है। एंड और जो देखो सबसे पहले ये एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है और क्लास के नाम पे ही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के लिए टाइम ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है ताकि डेटा मेंबर इनिशियलाइज किए जा सके। एंड अब देखो तुमको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे हमने एक क्लास नाम दिया, जैसे हमने क्लास लिख दिया क्लास डेमो। ठीक है। यह एक डेमो क्लास। ठीक है। तो डेमो एंड यहाँ पे हमने लगाया पब्लिक, ये हमारे क्या है? पब्लिक, पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। ठीक है। अब हमने क्या किया? अब हमारा देखो कंस्ट्रक्टर क्या होगा? तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे होगा डेमो ब्रैकेट ओपन क्लोज करली ब्रेसेस ओपन, एंड यहाँ पे लिख दो सी आउट। मतलब देखो सी प्लस प्लस के लिए बता रहा हूँ, तो सी आउट यूज़ करते हैं। तो सी आउट में क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। देखो मैं इसको एक अच्छे से लिख देता हूँ कि तुम लोग अगर मतलब तुम लोग लिख सको, तो मतलब एग्ज़ाम में भी लिख सको। तो देखो सबसे पहले क्या यूज़ करोगे? ठीक है। तो देखो क्या होता है कि सबसे पहले देखो मान लो हैशटैग इंक्लूड, क्या? इंक्लूड एंड पेन चेंज कर लो, पेन थोड़ा सा मोटा चल रहा है। आयो स्ट्रीम, क्या? आयो स्ट्रीम। ठीक है। तो ये तुम्हारा सी प्लस प्लस का एक मैं कोड लिख रहा हूँ। एंड यूजिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यहाँ पे भैया नेम स्पेस मतलब स्पेस मत लिख देना, ये नेम स्पेस लिखना है, ये नेम स्पेस एसटीडी एंड कोलन। ठीक है। फिर इसके बाद तुम एक क्लास बनाओगे, एक क्लास बना दो कार। ठीक है। क्लास कार बना दी तुमने। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कर दो, पब्लिक कर दो, मतलब जितने भी हम चीज़ें करेंगे वो सब पब्लिक होनी चाहिए। ठीक है। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड तुम कुछ भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो कार, और ये हमारा क्या होगा? कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हम कॉल करेंगे सी आउट, यहाँ पे लिख दो क्या प्रिंट कराना है हमें? जैसे प्रिंट कराना आयुष। ठीक है। बट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर तुम्हारा कॉल हो रहा है जहाँ पे मैंने आयुष लिखा। ठीक है। और वो बड़ा है, कंस्ट्रक्टर कोड थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा लिखने को, इसलिए मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पूरा, ये क्लास हो गया। या देखो अभी पहले मैं पूरा कोड लिख दूँ। अरे भाई ये तुम्हारा क्या हो गया? ये यहाँ से तुम्हारा क्लास हो गया। ठीक है। और यहाँ से तुम्हारा ये कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा जो मेन आएगा वो क्या आएगा? इंट मेन। ये मेन फंक्शन हो गया। मेन करली ब्रेसेस ओपन और कार ऑब्जेक्ट ओबीजी, यहाँ पे तुम्हारा कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे? रिटर्न कर दो जीरो, रिटर्न जीरो। एंड ये हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? कंस्ट्रक्टर का कोड। तुम्हारा कंस्ट्रक्टर कहाँ पे बन रहा है? तुम्हारा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बन रहा है इतने में। एंड यहाँ पे तुम्हारा जो येलो येलो लाइन है ये तुम्हारा मेन फंक्शन है। एंड यहाँ पे तुम्हारा मेन कोड है। एंड यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट बन रहा है कार का। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ठीक है। तो ये तुम्हारा कंस्ट्रक्टर का कोड हो गया। अब देखो कंस्ट्रक्टर, अब मेन चीज़, अब थ्योरी पे आओ। तो देखो कंस्ट्रक्टर आया, इतना कोड लिख दोगे सफिशिएंट रहेगा। तो देखो इसका जो नाम होता है क्लास के नाम जैसा होता है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। इसका रिटर्न टाइप नहीं होता है, देखो इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इवन वॉइड भी नहीं होता। ठीक है। एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, इसको जिसको क्या बोला जाता है? ओवरलोडिंग पॉसिबल। अब देखो
देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो पहला कंस्ट्रक्टर है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो बिना पैरामीटर के होता है, ये इसमें कोई पैरामीटर नहीं होते हैं, एंड ये बिना पैरामीटर के होता है। एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है और वैल्यू इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एक होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या करता है, कॉपी करता है। तो तुम्हारे 3 कंस्ट्रक्टर होते हैं, जो मैंने बनाया है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड क्या करता है, आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है एंड वैल्यू को इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है। एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करता है। आई होप इतना तुमको क्लियर हो गया। एंड नाउ अब हम बढ़ते हैं कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है। तो डिस्ट्रक्टर, देखो डिस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, फंक्शंस होता है, मेंबर फंक्शन होता है, जो ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होते वक्त क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। जैसे देखो ऑब्जेक्ट बनाओगे, मतलब देखो ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होते वक्त ऑटोमेटिकली कॉल होता है। जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। इसका मेन काम होता है मेमोरी रिलीज़ करना या क्लीन अप करना, ठीक है, क्लीन अप करना होता है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, डिस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने पर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है और एलोकेट रिसोर्सेज को क्या करता है, फ्री करता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रक्टर की इंपॉर्टेंट है कि इसका नेम भी क्लास के नेम जैसा होता है, बस इसके नेम के आगे क्या लग जाता है, टिल्टेड साइन लग जाता है। क्या लग जाता है, टिल्टेड साइन लग जाता है, ठीक है। तो देखो मैं एक चीज़ बताऊँ तुमको, यहाँ पे अगर तुम मान लो ये एक कोड लिखा है एंड तुमने कार टिल्टेड साइन कार सेम टू सेम सी आउट और ये आयुष लिख दिया, ठीक है, और ये ओपन कर दिया, तो ये तुम्हारा किसका हो जाएगा, ये तुम्हारा डिस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। तो देखो ये भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इसका कोई रिटर्न टाइम नहीं होता। एक क्लास में सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर होता है। देखो एक क्लास में एक ही डिस्ट्रक्टर होता है, बट एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। इसमें पैरामीटराइज्ड नहीं होते, इसमें कोई पैरामीटराइज्ड नहीं होता, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर में हमें क्या समझना है, डिफरेंस समझना है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है और डिस्ट्रक्टर क्या होता है। जो कंस्ट्रक्टर होता है मतलब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पर कॉल होता है, और डिस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने पर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन करता है और डिस्ट्रक्टर मेमोरी को फ्री करता है। कंस्ट्रक्टर मल्टीपल हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टर सिर्फ एक होता है, और ओवरलोडिंग पॉसिबल है, इसमें ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंस इन OPP। तो देखो जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को रेडी स्टेट में लाता है। क्या करता है कंस्ट्रक्टर जो होता है, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट को रेडी स्टेट में लाता है। एंड जो डिस्ट्रक्टर होता है वो डिस्ट्रक्टर दूसरे तरीके से क्या करता है, रिलीज करता है। एंड मेमोरी मैनेजमेंट में सिर्फ मैनेजर मेमोरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और सिक्योर और एफिशिएंट प्रोग्रामिंग के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है। एंड नाउ अब मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेंड फंक्शन तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो फ्रेंड फंक्शन होता है क्या, तो नॉर्मली क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को डायरेक्टली आउटसाइड एक्सेस नहीं किया जा सकता। सपोज़ मान लो कि कोई क्लास है एंड उसके जो प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर हैं उनको डायरेक्टली हम आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी हम किसी भी एक्सटर्नल फंक्शन को क्लास के प्राइवेट डेटा तक एक्सेस देना पड़ता है। इस पर्पज़ के लिए हम क्या बोलते हैं, फ्रेंड फंक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मान लो कि आपका एक क्लास है, ठीक है, क्लास के जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर हैं हम उनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी हम किसी एक्सटर्नल फंक्शन को क्लास के प्राइवेट डेटा तक एक्सेस देना पड़ता है। देखो मान लो अगर हमने कभी किसी एक्सटर्नल फंक्शन को प्राइवेट डेटा का एक्सेस दे दिया, तो इस पर्पज़ के लिए हमने क्या बनाया है, फ्रेंड फंक्शन बनाया है। फ्रेंड फंक्शन का यूज़ किया जाता है। अब देखो फ्रेंड फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन होता है जो क्लास का मेंबर नहीं होता, लेकिन उसे क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करने की परमिशन दी जाती है, ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो एक ऐसा फंक्शन होता है जो क्लास का मेंबर नहीं होता, बट क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करने की परमिशन दी जाती है उसको, ठीक है। तो ये तुम्हारा फ्रेंड फंक्शन है, ठीक है। अब आता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब मान लो जैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, जैसे AB और 3 लोग हैं, ABC दोस्त हैं, तो मतलब ए बी का दोस्त है और B C का दोस्त है। तो भैया तुम ये समझो कि अगर जैसे तुमने B को कोई बात शेयर की, उसने तुम्हारी बात C को शेयर कर दी, ठीक है, और अब तो तुम्हारे सामने C आया, तो तुमको तो लगेगा कि भैया C को तो कुछ नहीं मालूम है मेरे बारे में, बट C को तो तुम्हारे बारे में सब मालूम है। तो मतलब तुम्हारी प्राइवेट चीज़ें एंड
तो बाकी अब तुम समझ सकते हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता, ये क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता। जैसे तुम्हारा डायरेक्ट दोस्ती नहीं है सी से, बी के थ्रू दोस्ती हुई, तुम्हारी सी से डायरेक्ट दोस्ती नहीं है, तो ये क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है। इसको क्लास के अंदर फ्रेंड कीवर्ड से डिक्लेयर नहीं किया जाता है, ओके। ये प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा एक्सेस कर सकता है। ये प्राइवेट जो सी है हमारा, वो सी जो है वो प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं क्या, इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं किया जाता। जो हमारा ये फ्रेंड फंक्शन है, इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या नहीं किया जाता है, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं किया जाता या कॉल नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आता है ये इनकैप्सुलेशन को पार्सली ब्रेक करता है। किसको ब्रेक, इनकैप्सुलेशन को पार्सली ब्रेक करता है। अब आता है फ्रेंड फंक्शन की नीड क्या है। तो देखो फ्रेंड फंक्शन की हमें ज़रूरत क्या है, तो कभी कभी दो या ज़्यादा क्लासेस के बीच में डेटा शेयर करना होता है तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, या फिर कोई एक्सटर्नल फंक्शन को प्राइवेट डेटा एक्सेस करना ज़रूरी होता है, तब इसका यूज़ होता है, तब फ्रेंड फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। दो केसेस में हम यूज़ करते हैं, जब मतलब कभी कभी दो या दो से ज़्यादा क्लासेस के बीच में डेटा शेयर करना तब हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी एक्सटर्नल फंक्शन को प्राइवेट डेटा एक्सेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है कि प्राइवेट डेटा को कंट्रोल्ड वे में एक्सेस मिलती है, एंड डिफरेंट क्लासेस के बीच में कोऑर्डिनेशन इजी हो जाता है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब आता है डिसएडवांटेज का। तो डिसएडवांटेज का मतलब क्या होता है कि इसमें डेटा हाइडिंग वीक हो जाती है। जो हमारा डेटा हाइडिंग है वो क्या है, वीक हो जाता है, एंड इनकैप्सुलेशन ब्रेक होता है, एंड सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है मगर मिसयूज़ होता है, ठीक है। सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है अगर मिसयूज़ हो तो, ठीक है। अब आता है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम एक क्लास दूसरी क्लास के प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन को इनहेरिट करते हैं, ठीक है। मान लो जब क्लास इनहेरिट करती है तब उसे ड्राइव्ड क्लास कहते हैं, एंड जो क्लास इनहेरिट किया देखो जिस क्लास से इनहेरिट किया जाता है तो उसे बेस क्लास कहते हैं, ठीक है। जिस क्लास से इनहेरिट किया जाता है उसे बेस क्लास कहते हैं, और जो क्लास इनहेरिट करती है उसे ड्राइव्ड क्लास कहते हैं, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड होता है इसमें, सीधे सीधे समझ लो, ठीक है। इनहेरिट क्या है, इनहेरिट एक मैकेनिज्म है सिम जिसमें एक क्लास दूसरी क्लास के डेटा मेंबर फंक्शन को एक्वायर करती है, जिससे कोड रीयूजेबिलिटी और हायरार्किकल रिलेशनशिप पॉसिबल होता है। तो जो इनहेरिटेंस होता है वो एक मैकेनिज्म होता है जिसमें एक क्लास दूसरी क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को क्या करेगी, एक्वायर करेगी, जिससे कोड रीयूजेबिलिटी और हायरार्किकल रिलेशनशिप क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं, ठीक है। रियल लाइफ समझो, जैसे अगर एक व्हीकल है, व्हीकल एक बेस क्लास है, ठीक है। व्हीकल एक बेस क्लास है मतलब पेरेंट क्लास है, और कार उसे इनहेरिट करता है, तो कार में व्हीकल की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। सो ये इज़ अ रिलेशनशिप शो करते हैं, तो कार इज़ अ व्हीकल। अब देखो मान लो, अब मैं तुमको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्लास मान लो, जैसे तुम्हारे ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, फादर एंड आप क्या बोलते हैं, चाइल्ड। अब ये हायरार्की देखो, पहले आपके दादाजी के बाद पापा जी। तो दादाजी की कुछ प्रॉपर्टी आपके पापा जी में आई होंगी, एंड पापा जी की प्रॉपर्टी आप में आई होंगी। तो यही क्या है, इनहेरिटेंस है। तो मतलब आपके पापा जी ने आपके दादाजी से इनहेरिट की, एंड आपने आपके पापा जी से इनहेरिट की, तो इट्स अ इनहेरिटेंस। तो देखो देयर आर 5 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट इज सिंगल इनहेरिटेंस। एक ड्राइव्ड क्लास सिर्फ एक ही बेस क्लास से इनहेरिट करती है। तो मान लो जैसे हमारे पास क्या है, एक व्हीकल क्लास है, ठीक है। व्हीकल क्लास है, ठीक है, व्हीकल क्लास है, और एक क्या है हमारे पास, एक क्या है, कार क्लास है। तो इसमें एक जो ड्राइव्ड क्लास होगी और एक बेस क्लास। तो ये एक बेस क्लास है या पेरेंट क्लास है, और ये एक ड्राइव्ड क्लास है या चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो एक एक क्लास एक एक बेस क्लास से ही डेटा को इनहेरिट करेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक ड्राइव्ड क्लास एक से ज़्यादा बेस क्लास से इनहेरिट करती है। तो मान लो जैसे मल्टीपल 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 क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो एक ड्राइव्ड क्लास एक से ज़्यादा बेस क्लासेस को इनहेरिट करे। तो मतलब क्लास ए और क्लास सी किसको इनहेरिट कर रहे हैं, क्लास ए एंड क्लास बी को, ठीक है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस चेन जैसा होता है, ठीक है। तो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। तो इसमें क्या होता है, मल्टी लेवल में क्या होता है, ये तुम्हारा पेरेंट और इंटरमीडिएट और सन, ठीक है। तो जैसे मान लो एक मैं एग्जांपल देता हूँ, क्लास एनिमल, ठीक है। इसको हटा दो, क्लास एनिमल,
क्लास क्लास एनिमल, ठीक है, क्लास एनिमल है, और क्लास डॉग एक्सटेंड एनिमल, एक्सटेंड्स एनिमल, ठीक है। और फिर हमने लिखा क्लास पपी, मतलब डॉग का पपी छोटा सा, एक्सटेंड डॉग। तो अब देखो ध्यान से समझना, ये तुम्हारा क्या हुआ, मेन क्लास है, मतलब पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास। सबसे नीचे ये है, ये क्या होगी तुम्हारी चाइल्ड क्लास, और जो ये होगा ये क्या होगा, इंटरमीडिएट क्लास। अब समझना, जो हमारा डॉग होगा, डॉग एनिमल की सारी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगा, और जो पपी होगा वो डॉग की पपी जो होगा वो डॉग की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, ऑल्सो एनिमल की प्रॉपर्टीज़ भी इनहेरिट करेगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि इसमें एक बेस क्लास होती है और मल्टीपल ड्राइव्ड क्लास होती है, मल्टीपल ड्राइव्ड क्लास बनती हैं। क्या होती हैं, एक बेस क्लास हो गई तुम्हारी और मल्टीपल क्या हो गई, बेस क्लास। अब देखो जैसे हमारे पास एक व्हीकल पेरेंट क्लास है, ठीक है, व्हीकल पेरेंट क्लास है, एंड व्हीकल से कार भी बन सकता है, देखो कार भी बन सकता है, और बाइक भी बन सकता है, और बस भी बन सकता है। तो देखो एक पेरेंट क्लास होगी, मतलब एक बेस क्लास होगी, और मल्टीपल ड्राइव्ड क्लास होंगे, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं किसमें, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है ये डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब मान लो डिफरेंट टाइप के इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे ऊपर 4 इनहेरिटेंस पढ़े हमने, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो ये सबका क्या होता है, कॉम्बिनेशन। तो जैसे सिंगल इनहेरिटेंस प्लस मल्टीपल का मिक्स, तो ये क्या होगा, हाइब्रिड होगा। अब आता है एडवांटेज क्या है इसके, कोड रीयूजेबिलिटी यूज हो, तो कोड रीयूजेबिलिटी, टाइम सेविंग एंड इजी मेंटेनेंस होता है, एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। एंड नाउ हम डिसएडवांटेज देखेंगे। तो डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, एंड कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, टाइट कपलिंग हो सकता है, और डिबगिंग में डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, डिबगिंग में डिफ़िकल्ट होता है। अब आता है भैया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। तो देखो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, मैनी फॉर्म्स, इसका मतलब क्या होता है, मैनी फॉर्म्स। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसमें इसका मतलब होता है कि ओपीएम में इसका मतलब होता है कि एक फंक्शन या ऑपरेटर अलग अलग सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से कैसे बिहेव करेगा। देखो जो पॉलीमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म इज़ जस्ट कि हमारे पास 2 अलग-अलग सिचुएशन है, एंड उसमें हम कैसे क्या बिहेव करते हैं, ठीक है? इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है? तो देखो सिंपल वर्ड में बोलूँ तो एक नाम और मल्टीपल काम, तो ये होता है, ठीक है? समझ रहे हो? तो पॉलीमॉर्फिज्म इज़ जस्ट लाइक एक नाम मल्टीपल काम, ठीक है? अब आता है पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। पॉलीमॉर्फिज्म OPP का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक फंक्शन या मेथड डिफरेंट फॉर्म में बिहेव करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो मतलब तुम्हारे पास मतलब मान लो कि तुम्हारे पास क्या है, एक एक जिसमें एक ही फंक्शन या एक मेथड डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बिहेव करेगा, बस इतना है, ठीक है? Type of polymorphism, so there are 2 type of polymorphism. First is compile time polymorphism and second is रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देख लीजिए रन टाइम, तो इसको स्टैटिक, कंपाइल टाइम को स्टैटिक बोला जाता है, एंड रन टाइम को क्या बोला जाता है, डायनेमिक बोला जाता है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये कंपाइल टाइम पर डिसाइड करता है, मतलब जब कंपाइल टाइम होता है, मतलब जब हमारा कोड कंपाइल हो रहा होता है, तब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मतलब रनिंग में आता है, ठीक है। तो ये कंपाइल टाइम पर डिसाइड होता है, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, सेम फंक्शन नाम डिफरेंट पैरामीटर के साथ यूज़ होते हैं। तो मान सपोज हमारे पास है हमारे पास 3 फंक्शन आयुष पर डिफरेंट पैरामीटर, एक डेटा साइंस ब्रांच का, एक कंप्यूटर साइंस ब्रांच का, एक CSBS का है। तो हमारे जो सारे फंक्शन हैं, सारे फंक्शन क्या हैं, देखो यहाँ पे सेम फंक्शन नेम है, बट इसमें पैरामीटर डिफरेंट है, तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसके टाइप क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोड मतलब एक ही क्लास में सेम फंक्शन नाम बट पैरामीटर डिफरेंट। तो जैसे
फंक्शन हमारे 3 फंक्शन आयुस हैं, बट इनके जो पैरामीटर हैं मतलब इनकी जो ब्रांच है वो डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ओवरलोडिंग होगा, ठीक है। एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब ऑपरेटर को कस्टम बिहेव देना, क्या देना, कस्टम बिहेव देना, तो ये होता है तुम्हारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग तुमको समझ में आ गया होगा। एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इट्स आल्सो नोन एज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, एंड ये कंपाइल टाइम पर डिसाइड करता है। कहाँ पर डिसाइड करेगा, जब आपका कोड कंपाइल हो रहा होगा। अब आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो नोन एज डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। ये कब, ये क्या होता है, तो ये प्रोग्राम रन होने पर डिसाइड होगा। देखो जो हमारा स्टैटिक है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, वो कंपाइल टाइम पे डिसाइड होता है, बट जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है ये जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होता है तब ये डिसाइड होता है। मतलब इसमें फंक्शन ओवरराइडिंग यूज होती है। फंक्शन ओवरराइडिंग इट मीन्स ड्राइव्ड क्लास बेस क्लास के फंक्शन को अपने तरीके से क्या करेगा, रीडिफाइन करेगा। जो हमारी ड्राइव्ड क्लास होगी, ड्राइव्ड क्लास बेस क्लास को मतलब ड्राइव्ड क्लास जो होगी वो बेस क्लास के फंक्शन को अपने तरीके से क्या करेगा, रीडिफाइन करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, वही फंक्शन ओवरराइडिंग। एंड जो हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है ये कब डिसाइड होगा, ये डिसाइड होता है हमारा कब, जब हमारा प्रोग्राम रन टाइम पर डिसाइड होगा, ठीक है। अब आता है रियल लाइफ एग्जांपल। सोचो सोचो एक फंक्शन है शेप, ठीक है। सर्किल का एरिया अलग होगा, रेक्टेंगल का एरिया अलग होगा, तो मतलब फंक्शन नेम सेम है, फंक्शन नेम क्या है, शेप है, एंड फंक्शन नेम सेम है, बिहेवियर डिफरेंट है, तो यही पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। एडवांटेज समझो, इसमें कोड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रीयूजेबिलिटी होती है, और इजी मेंटेनेंस होता है, और एक्सटेंसिबिलिटी होती है। अब डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है और डिबगिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं। एंड अब देखो फंक्शन ओवरलोडिंग मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, ठीक है। अब मैं तुमको यहाँ पे, क्योंकि ये तुम्हारा एक अलग से टॉपिक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग तुमको अच्छे समझाता हूँ। देखो जब एक ही क्लास में सेम नाम के फंक्शन मल्टीपल बार बार डिफाइन किए जाते हैं, लेकिन उसे उसमें क्या होता है, पैरामीटर डिफरेंट होते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। अभी मैंने तुमको समझाया कि तुम्हारे पास मल्टीपल फंक्शन है, ठीक है। मल्टीपल फंक्शन इट मीन्स जैसे मल्टीपल मतलब मल्टीपल फंक्शन है सेम नाम के, जैसे आयुष आयुष आयुष, एंड उनमें जो पैरामीटर मतलब उसमें जो पैरामीटर हैं उसके डिफरेंट है, जैसे उसकी ब्रांच अलग है, रोल नंबर अलग है, एंड अदर चीज़ें अलग है, तो वो सब पैरामीटर उसके अलग है, बट फंक्शन का नेम सेम है, आयुष आयुष आयुष, ठीक है। तो ये क्या होगा, तुम्हारा फंक्शन ओवरलोडिंग, मतलब फंक्शन का नाम सेम रहेगा बट आर्ग्यूमेंट चेंज होते रहेंगे, ठीक है। क्या होते रहेंगे, आर्गुमेंट चेंज होते रहेंगे। डेफिनेशन समझो, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है जिसमें एक फंक्शन नाम को डिफरेंट पैरामीटर के साथ क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फंक्शन ओवरलोडिंग होती है एक टाइम मतलब ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है जिसमें एक ही फंक्शन के बहुत सारे नाम, देखो जैसे एक फंक्शन है, ठीक है। एक ही क्लास में सेम फंक्शन नाम हो सकते हैं बट इसमें पैरामीटर डिफरेंट होते हैं, तो सेम फंक्शन हो सकते हैं बट इसके पैरामीटर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या फंक्शन का नाम सेम होता है, पैरामीटर या टाइप में डिफरेंट होता है, रिटर्न टाइप से ओवरलोडिंग डिसाइड नहीं होता है, एंड ये कंपाइल टाइम पर डिसाइड होता है। तो जो हमारा मेथड नहीं, फंक्शन ओवरलोडिंग है, ये क्या होता है, ये रिटर्न टाइप से ओवरलोडिंग डिसाइड नहीं होती है, और ये कंपाइल टाइम पर होता है, ठीक है, कंपाइल टाइम पर डिसाइड होता है। जैसे मान लो एग्जांपल है, अगर ऐड नाम का फंक्शन है, ठीक है, ऐड नाम का फंक्शन है, तो 2 नंबर ऐड करो या 3 नंबर ऐड करो, तो नाम सेम है लेकिन कहाँ सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो रहा है। एक में 2 नंबर को ऐड कर रहा है, एक में 3 नंबर को ऐड कर रहा है, तो दोनों बार तो काम अलग अलग हो रहा है ना, 2 और 3 अलग अलग ही तो हैं, ठीक है। अब आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, तो इसमें सी प्लस प्लस में ऑपरेटर जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, और इनटू मॉडुलस हो गया, एंड इक्वल टू हो गया, इनका नॉर्मल बिहेवियर होता है, लेकिन हम उनका बिहेवियर यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट के लिए क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। डेफिनेशन समझो, डेफिनेशन क्या है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग ऑपरेटर को यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के लिए क्या कर सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं। देखो जो ओवरलोडिंग है, जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, ये क्या है, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। क्या है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। इसमें हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स को यूज़र डिफाइंड डेटा के साथ क्या किया जाता है, रीडिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं, ठीक। अब समझो कि अब हमें क्या
समझने वाली चीज़ें क्या हैं हमारी, समझने वाली चीज़ें ये हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि ये सिर्फ C++ में सपोर्ट करता है एंड ऑपरेटर ऑपरेटर का ओरिजिनल मीनिंग कम्प्लीटली चेंज नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ऑपरेटर का ओरिजिनली मीनिंग चेंज नहीं होता है, कम्प्लीटली चेंज नहीं होता, और ये रीडेबल इम्प्रूव होता है, मतलब रीडेबिलिटी इसमें क्या होती है, इम्प्रूव करता है ये। एंड कंपाइल टाइम पर डिसाइड होता है, कहाँ पर डिसाइड होता है, कंपाइल टाइम पर। अब इसका थोड़ा सा सिंपल सा लॉजिक समझ लो। नॉर्मली प्लस नंबर क्या करता है, ऐड करता है। अगर दो ऑब्जेक्ट को ऐड करना है तो हम प्लस को रीडिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें दो ऑब्जेक्ट को अगर ऐड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्लस को रीडिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंस समझ लो कि डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो देखो जो फंक्शन ओवरलोडिंग है, फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो जो फंक्शन ओवरलोडिंग है उसमें क्या होता है, फंक्शन नेम सेम रहते हैं, ठीक है। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ऑपरेटर सेम रहते हैं। इसमें पैरामीटर चेंज होते हैं, इसमें ऑपरेटर का बिहेवियर चेंज होता है, इसमें मल्टीपल वर्जन पॉसिबल है, इसमें यूज़र डिफाइंड टाइप के लिए रीडिफाइन किया जाता है, इसमें कंपाइल टाइम पर पॉलीमॉर्फिज्म होता है और ये कंपाइल टाइम पर होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग यहीं खत्म होता है। अब आता है तुम्हारा वर्चुअल फंक्शन। तो वर्चुअल फंक्शन क्या है भैया तुम्हारा, तो वर्चुअल फंक्शन क्या है, वर्चुअल फंक्शन का यूज़ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए होता है। किस लिए होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए। जब बेस क्लास का पॉइंटर ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है तब कौन सा फंक्शन कॉल होगा ये रन टाइम पर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। देखो जब हम बेस क्लास के पॉइंटर को क्या करेंगे, ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं तब कौन सा फंक्शन कॉल होगा ये कौन डिसाइड करेगा, रन टाइम पर डिसाइड होता है। ये डायनेमिक बाइंडिंग को सपोर्ट करता है, किसको, डायनेमिक बाइंडिंग को सपोर्ट करता है। अब आता है डेफिनेशन। तो वर्चुअल फंक्शन एक ऐसा मेंबर फंक्शन होता है जो बेस क्लास में डिक्लेयर किया जाता है। तो देखो जो वर्चुअल फंक्शन होता है वो एक ऐसा मेंबर फंक्शन होता है जो कहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है, बेस क्लास में। बेस क्लास में डिक्लेयर किया जाता है और ड्राइव्ड क्लास में ओवरराइड किया जाता है। इसको कॉल रन टाइम पर डिसाइड होता है। इसका जो कॉल होता है, मतलब कॉलिंग जो होती है इसकी कहाँ पे होती है, रन टाइम पर डिसाइड होता है। वर्चुअल फंक्शन की हमें ज़रूरत क्या है, तो देखो नॉर्मली अगर बेस क्लास पॉइंटर ड्राइव्ड ऑब्जेक्ट को रेफर करे, देखो जो हमारा बेस क्लास पॉइंटर है वो ड्राइव्ड ऑब्जेक्ट को क्या करे, रेफर करे, तो बेस क्लास का जो फंक्शन कॉल होता है तो देखो क्या होता है, तो बेस क्लास का फंक्शन कॉल होता है। लेकिन अगर फंक्शन वर्चुअल हो तो ड्राइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। इसमें किसका हो रहा है, इसमें बेस क्लास का हो रहा है। लेकिन अगर वर्चुअल फंक्शन है तो तुम्हारा ड्राइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। इसको करेक्ट बिहेवियर मिलता है, क्या मिलता है, करेक्ट बिहेवियर मिलता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो कि बेस क्लास में डिक्लेयर होता है, कहाँ पे होता है, बेस क्लास में डिक्लेयर होता है। ड्राइव्ड क्लास में ओवरराइड किया जा सकता है, ठीक है। रन टाइम में बाइंडिंग फॉलो करता है और पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फंक्शन कॉल ऑब्जेक्ट के टाइप पर डिपेंड करता है। जो हमारा फंक्शन कॉल है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के टाइप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल सोचो अब एक बेस क्लास है, जैसे शेप एक बेस क्लास है और ड्राइव्ड क्लास क्या है, सर्किल और रेक्टेंगल। तो हमारा बेस क्लास क्या है, शेप हो गया, और ड्राइव्ड है हमारा सर्किल और रेक्टेंगल। अगर एरिया जो फंक्शन है, एरिया होता है, अगर एरिया फंक्शन वर्चुअल है तो शेप का अपना एरिया कैलकुलेट रन होगा। तो जो हमारा देखो इनमें एरिया होता है दोनों रेक्टेंगल और सर्किल में, लेकिन अगर एरिया फंक्शन क्या है, वर्चुअल है, तो हर शेप का अपना एरिया कैलकुलेट होगा। तो हर एक शेप का अपना अपना अलग अलग एरिया कैलकुलेटर होता है, कहाँ पे, रन टाइम पे। अब समझो एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज क्या है, डायनेमिक बिहेवियर होता है, डायनेमिक बिहेवियर पॉसिबल है और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है और प्रॉपर पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होता है, ठीक है। एंड डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, रन टाइम डिसीजन होता है और कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब आता है जो मेन एंड लास्ट टॉपिक है आपका यूनिट नंबर 3 का, इट इज़ अ इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। तो इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है डेटा को ऑर्गेनाइज और स्टोर करने का तरीका। क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है डेटा को ऑर्गेनाइज और स्टोर करने का तरीका, ताकि इफ़िशिएंटली एक्सेस और मॉडिफाई किया जा सके डेटा को। अगर डेटा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है तो प्रोग्राम स्लो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देखो अगर जो हमारा डेटा है अगर वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, प्रोग्रामिंग का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब आता है डेफिनेशन। तो देखो डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं और मैनेज किया जाता है ताकि इफ़िशिएंट एक्सेस और मॉडिफिकेशन पॉसिबल हो, ठीक है।
डेटा स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत क्या है? आई एम सॉरी। तो डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत ये है कि डेटा को सिस्टमैटिक वे में स्टोर करने के लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, सर्चिंग फास्ट करने के लिए ज़रूरत है, मेमोरी को प्रॉपर यूज़ करने के लिए ज़रूरत है, एंड लार्ज डेटा को हैंडल करने के लिए ज़रूरत है। तो ये सारी नीड्स हैं जिस वजह से हम डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर के टाइप क्या होते हैं? तो डीएस इट मीन्स डेटा स्ट्रक्चर समझना। तो एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर, ठीक है। तो देखो डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर और नॉन लीनियर दो टाइप होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें डेटा जो होता है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में क्या होता है, अरेंज होता है। जो सीक्वेंशियल ऑर्डर तो समझते हो ना, सीक्वेंस में, ठीक है। तो डेटा इसमें क्या होता है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। एग्जांपल एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। इसमें एक एलिमेंट का रिलेशन नेक्स्ट या प्रीवियस एलिमेंट से होता है, ठीक है। तो देखो मैं तुमको बता दूं लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर के कितने टाइप हैं यहाँ पे देखो, एरे, ये मतलब एग्जांपल हैं, तो मतलब ये इसके टाइप है सभी, मतलब लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू एंड ये सब, ठीक है। तो अब समझो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो इसमें डेटा हायरार्की या नेटवर्क फॉर्म में अरेंज होता है, ठीक है। जो नॉन लीनियर है उसमें डेटा हायरार्किकल या नेटवर्क फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है या अरेंज होता है। जैसे हमारा हो गया ग्राफ या ट्री, इसमें एक एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट से कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है ना। इसका क्लासिफिकेशन देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है क्लासिफिकेशन में, बेसिक डेटा टाइप होते हैं। जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, ये सब तुम्हारे क्या प्रिमिटिव डेटा टाइप है। नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जैसे एरे हो गया, स्टैक हो गया, ट्री हो गया, ये तुम्हारे क्या है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन क्या है? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब एडवांटेज क्या है? इफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट होता है और फास्ट सर्चिंग और सॉर्टिंग होती है, बेटर मेमोरी का यूटिलाइजेशन होता है, एंड प्रोग्राम परफॉर्मेंस क्या होती है, इंप्रूव हो जाता है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा यूनिट नंबर फर्स्ट, मतलब यूनिट नंबर 3 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एंड ये मैंने सारी चीज़ें आई होप तुमको समझा दी हैं। आई होप तुमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। एंड अब तुमको नोट्स अगर चाहिए हैं तो नोट्स कैसे लोगे, तो मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड चैनल पे तुमको क्या मिलेगा, चैनल पे तुमको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे तुमको लिंक मिल जाएगा। सो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो टेलीग्राम में मैं तुमको ये सारे नोट्स दे दूंगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो तुमको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड मैं बता दूं आपको डेली वीडियोस आएंगे, सो प्लीज़ पढ़ाई करना। एंड क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम, तो देखो तुम्हारा यूनिट नंबर 3 हो चुका है, एंड मैं इस पे मार्क कर दे रहा हूँ एंड हाईलाइट कर दे रहा हूँ तुम्हारे इस यूनिट को। एंड अब हमारा जो इम्पॉर्टेंट यूनिट है, यूनिट नंबर 2, अब यूनिट नंबर 2 तुमको पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टाटा एंड सी यू। सो थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इट्स अ मोटिवेशन फॉर मी। सो थैंक यू।